क्लास 12th फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस सेल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एरिया वेक्टर को जानना है। एरिया वेक्टर एक्चुअली हम लोग एरिया जानते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम में इसके ओरिएंटेशन के बारे में जानना इम्पोर्टेंट होता था, इसलिए वहाँ एरिया को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे मान लो एक रिंग है और यह रिंग जो है वाटर के स्ट्रीम में रखा गया है, तो हम लोगों को मेजर करना है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, कितना इससे वाटर फ्लो करता है। इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिंग, यह जो है डिपेंड करता है कि हम लोग इस रिंग को कैसे रखते हैं, वाटर के स्ट्रीम के कैसे रखते हैं। तो अगर मान लो हम लोग रिंग को नॉर्मल टू द फ्लो रखते हैं ऑफ द वाटर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू द रिंग एंड द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग विल बी मिनिमम। व्हेन द रिंग इज हेल्ड पैरेलल टू द water flow, it shows that in such a situation the area of the ring should be treated as a vector। अब उसके लिए हम लोगों को वेक्टर के रूप में एरिया को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर शुड बी अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ कोई हम एक एरिया पर विचार करते हैं, सरफेस एरिया, और यहाँ या इसके, तो यह एरिया मान लो हमारा ds है, ds एरिया है। तो यह एरिया जब ds है और इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ds वेक्टर बराबर हमको लिखना पड़ेगा ds इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? यह यूनिट वेक्टर है कि आप जानते हो किसी भी मैग्नीट्यूड में, किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वह वेक्टर के रूप में प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार यह ds बराबर ds इंटू एन कैप आप लिख सकते हो एरिया को। अब देखो, एरिया जो होता है इस आधारित हम बहुत से एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान लो यह x, y और z एक्सिस है और इसमें एक स्क्वायर बनाते हैं, सपोज करो, और यह स्क्वायर जो है ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसमें इसका एरिया वेक्टर का जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे, यह अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा या इनवर्ड, ऐसे भी हो सकता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर, दोनों तरफ से होता है। अगर मान लो इसका ईच लेंथ लेते हैं, ए साइड का लेंथ ए मानते हैं, तो एरिया बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया बराबर लिखते हैं ए स्क्वायर। तो एरिया अगर वेक्टर के रूप में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर। और आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है? ए है। फिर और बी सी का वैल्यू कितना है? ए है। और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अर्थात यहाँ देखो, ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है एंड बी है, तो साइन 91 होता है, तो यह बराबर हो गया ए स्क्वायर। अब देखो, इसको अगर वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग, आप जानते हो कि आई जे के, तीन जो हमारा यूनिट वेक्टर है, आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ दिस स्क्वायर। यह आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी होगा।
तो आउटवर्ड होगा तो हम लोग के कैप इंडिकेट कर देंगे। तो फिर क्यों, अतः जेड एक्सिस को यहाँ हम लोग नॉर्मल लेते हैं और उस जेड एक्सिस में के कैप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और या इनवर्ड्स होगा तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस के कैप दे सकते हैं। अर्थात इसमें दो डायरेक्शन होंगे इसके एरिया वेक्टर के, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो यह क्या है, यह आर वेक्टर जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी वेक्टर, यह इंडिकेट करता है। उसी प्रकार हमने इसको इंडिकेट किया है। अब एरिया ऑफ, इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज perpendicular to the plane surface, ठीक है। इस पर बहुत से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जैसे मान लो या फिर 3 एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड जेड, और इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं जो रेक्टेंगुलर है। अगर इसका ब्रीथ बी मान लेते हैं, लेंथ एल मान लेते हैं, तो इसका एरिया, इसमें भी इन आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो इसका भी हम लोग व्हाट इज़ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस रेक्टेंगल अगर पूछा जाए आपसे, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो फिर एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ गुने ब्रेड्थ, और अपवर्ड की तरफ है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल बी और जे कैप, ठीक है। यह अपवर्ड के लिए। अगर इनवर्ड नीचे के तरफ देते हो तो क्या होगा, और एल बी माइनस जे कैप लिखेंगे, दोनों सही है। ए कैप भी, एल बी जे कैप भी, माइनस जे कैप भी, यह दोनों इसका सही होगा। इस तरह इसका बहुत एग्जाम्पल हम लोग एरिया वेक्टर के रूप में इसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि किसी भी प्लेन सरफेस से जितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकता है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अर्थात द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो देखो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, यह इंडिकेट करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यह एक सरफेस है, जितना नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस से पास कर सकते हैं वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो यह लाइन पास कर रहा है, यह नंबर ऑफ लाइंस 2 है, 2 ही लाइंस इससे पास कर रहे हैं, तो यह इंडिकेट करता है कि 2 लाइंस पास कर रहा है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपको
यह इंडिकेट करता है कि 2 लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज पासिंग दैट सरफेस। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा तो वह इंक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब है मान लो एक सरफेस ऐसा हम लेते हैं और इस सरफेस से बहुत से लाइन पास कर रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो 2 3 4 5, तो यह 5 जो लाइंस इससे पास कर रहे हैं यह क्या है, यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है। अर्थात इफ इसका मतलब हो गया ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड increases density of field lines increases, यह इंक्रीज करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करता है तो हमारा डेंसिटी ऑफ लाइन भी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इंक्रीज करेगा। अर्थात इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, अगर एरिया हम इंक्रीज कराते हैं, जैसे मान लो इस बहुत सा एरिया, बड़ा एरिया ले लीजिए, तो इस लाइन से बहुत, इस सरफेस से, एरिया से बहुत से लाइन पास करेंगे। देख रहे हैं, बहुत से लाइन पास कर रहे हैं। अर्थात एरिया इंक्रीजेज, फील्ड लाइंस ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब हो गया कि एरिया इंक्रीजेज, फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। ठीक है, अर्थात फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ये होता है। तो देखो इट मीन्स दोनों को मिलाते हैं तो इट मीन्स व्हाट, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वेयर फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई बराबर, ई फार्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया। अर्थात ई मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा, वेयर ई theta is the angle between electric field and area. 14 मिनट। 14 मिनट।